If you are suffering from any disease, treat with Unani medicines because it is safe and effective. Consult Unani doctors now. I request Dr. Ataullah Sharif sir, retired director CCRIUM, to kindly deliver a speech. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. For this mehman राइस पे तशरीफ फरमा है और मेरे सामने जो बैठे हुए हैं अतिथि ग्राम स्कॉलर्स और डेलीगेट्स, मैं अभी सोच रहा था कि मैं आपको तकरीर पहले सुनूं, उसके बाद मुझे मौका दिया जाएगा बोलने का, क्योंकि आज का जो टॉपिक है काम करूँगी, ये एक बहुत अहम टॉपिक है और जाहिर है उसको बोलने से पहले ज़ुबान से भी इजाज़त लेना पड़ेगा कि मैं इस पर क्या बोलूँ। ज़ुबान इजाज़त नहीं दे रही है कि मैं इसके ताल्लुक से कुछ ज़्यादा आपके सामने कुछ पेश करूँ, क्योंकि मैं भी इस सब्जेक्ट से बहुत नावाकिफ़ हूँ। अभी भी मैं तालिब इल्म ही हूँ, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट जब हमारे सामने आ जाते हैं तो कुछ बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। इसीलिए मैं आप सबसे पहले ही माफ़ी चाह देता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ सब्जेक्ट के ऊपर या किसी के ऊपर जाति पर किसी को बुरा लगता हो तो मैं इससे माफ़ी चाह लेता हूँ। कभी तो कोई ज़्यादा तफसीलातों में नहीं जाऊँगा। अभी जब अनाउंसमेंट हुआ है इस चैप्टर पर, ऑन्कोलॉजी पर, सब्जेक्ट पर, कल से मुझे इत्तेफाक से वो मोबाइल के व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लोगों के एतराज़ात कि ऑन्कोलॉजी को यूनानी टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं। जाहिर बात है, ऑन्कोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट ऐसा है कि साइंटिफिक वर्ड है, साइंटिफिकली नोन एज स्टडी ऑफ न्यूप्लाज्म, तो इसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी यूनानी के लिए कोई टर्म नहीं है, हम तो सरकार नहीं कहेंगे, कैंसर नहीं कहेंगे, ऑन्कोलॉजी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि आज लेटेस्ट किसी के सामने अगर आप बात करते हैं तो साइंटिफिक वर्ड में ही करना पड़ेगा। अगर आप साइंटिफिक वर्ड को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका वही मुकाम होगा जो आज से 40 साल 50 साल पहले जो था, आज वही मुकाम रहेगा। मगर आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पीजी स्कॉलर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो हमसे बहुत अच्छे हैं, वो बहुत जानते हैं सब्जेक्ट्स को। इत्तेफाक मुझे होता है सेमिनार्स में, इसमें मुलाकात होती है उनसे, उनकी बातें सुनने का मौका मिलता है, तो मैं अपने आप को ये बहुत उनसे पीछे अपने आप को मैं समझता हूँ। तो मैं कोई ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊँगा। इत्तेफाक से एक हफ्ता पूर्व इस सिलसिले में मुझे एक साहब से मेरी बातचीत हुई थी, तो मैं उनसे एक सवाल पूछा कि भैया ये बताओ, एतराज़ अपनी जगह है, एतराज़ तो कोई भी कर सकता है, किसी सब्जेक्ट पे भी कर सकता है, मोस्ट वेलकम। अगर हमें सलाहियत है जवाब देने की तो हम आपको देंगे, मगर हम उसको मॉडर्न में नहीं ले जाएंगे, उसको यूनानी सिस्टम के तरीके से उसको हम जवाब देंगे। इतनी सलाहियत तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तिब्बत राम में है, हमारे स्कॉलर्स में है, एक्सपर्ट्स में है, इंशाअल्लाह वो आपको पूरा करेंगे। मगर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जिस सब्जेक्ट पर आप मुझसे जो बात करना चाहते हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप मुझसे ये सवाल करने से पहले आप बताइए कि आप यूनानी सिस्टम के जितने हमारे क्लासिकल बुक्स हैं, कितने बुक्स आप फॉलो किए और कितने बुक्स में इस सरतान को आपने पढ़ा है या मुझे बताइए। किताबों के रेफरेंस के साथ मुझे बताइए। ये कि भी
बुक का हवाला देते हुए उनकी तरफ से जवाब नहीं मिल सका। तो मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि भाई सवाल तो करना आसान बात है, पहले आप ये देखो कि मैं कितना जानता हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो आप मुझसे जरूर पूछने का आपको हक है, किसी को भी हक है पूछने का, आप पूछ सकते हैं, पूछिए। पहले आप तो उस काबिल बन जाइए। पहले हमारे जो अतिबा कराम है, जिनका हम पर बहुत बड़ा एहसान है, अगर वो ये आज से 1000 साल पहले अल कानून 50 लिखी गई, अल कानून 50 को जब हम नहीं पढ़ेंगे तो आप दूसरों को क्या कहेंगे? आप पहले आप पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है इस सब्जेक्ट के ऊपर, उसकी स्टडी करो, फिर उसके बाद आप बात करो। अब ये तो बात आ जाती है खाली लफ्ज के ऊपर। अब उसके बाद के जो मसले मसाइल जो हैं हमारे पास, इलाज व मुआवजा, तशखीस, हम पीछे रह जाते हैं यहाँ, क्योंकि आज के हिसाब से सरतान की जो तशखीस है वो पूरी साइंटिफिक बेस पर चलती है। आप ये बोलेंगे कि मैं सरतान के मरीज को नब्ज देखकर इलाज करूंगा, मेरे हिसाब से वो नामुमकिन बात है। अगर मैं गलत कहता हूं तो फिर आप मुझे सही कर लीजिए। वो नब्ज पे हाथ रखकर सरतान का इलाज नहीं किया जा सकता। सरतान लफ्ज एक आम लफ्ज है, उसको हम 3 से याद कर सकते हैं। एक है किराया, सरतान, और आम लफ्ज में उसको केकड़ा कहते हैं। केकड़े की सिफात से तो आप सब वाकिफ हैं। केकड़ा क्या है, केकड़ा क्या करता है, उसकी सिफात क्या है। केकड़ा एक ऐसा जानवर है जो कभी किसी को ऊपर जाते हुए, अच्छा होते हुए नहीं देख सकता। उसकी फितरत है, उसके आप उसके अल्लाह ताला उसके ऐसे अच्छे बनाए, उसके हाथ और पैर, वो पैर पकड़कर आपको खींच लेगा। कैंसर का भी वही हाल है। कैंसर चाहे ब्लड कैंसर हो, चाहे दूसरे और किसी का कैंसर हो, आंतों का कैंसर हो, उसमें भी यही होता है। जो सेल्स होते हैं, जो पैदा होते हैं कैंसर सेल्स, उसका भी यही है कि आपका जो नॉलेज, आपकी जो दवा, आपके जो मामलात होते हैं, जो आप उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको वो सही तरीके से ऊपर चढ़कर उसको कंट्रोल करने नहीं देते। यहाँ हम पीछे हो जाते हैं। हमें यही नहीं मालूम कि कैंसर से कैसा होता है, साइंटिफिकली हम उसको कैसा बताते हैं, लोगों के सामने कैसा प्रेजेंट करते हैं। सिर्फ बोलिए सवेरे आ गई, उसके इन्वेस्टिगेशन करा के जवाब आया कि वही कैंसर हो गया है, अब आप इलाज शुरू कर दिए। पहले ये देखिए कि कौन से सेल्स हैं, इसके ऊपर हमारी दवाएं जो मुफीद साबित हो सकती हैं। अतिबा कराम, जब आप इल्मुल अदविया की स्टडी करेंगे, पढ़िए, इल्मुल अदविया की स्टडी कीजिए, तभी जाकर आप एक अच्छे मॉडल, अच्छे हकीम बनेंगे। जो इल्मुल अदविया को आसान समझकर पीछे छोड़ देता है, वो कभी कभी नहीं बन सकता, कोई अच्छा मॉडल नहीं बन सकता। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। आज मार्केट में जो दवा मैं प्रैक्टिस करता था, आप तो नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, तो मान लो जो दवाएं लेकर आता था, उसमें से 50% तो दवा अडल्ट्रेशन की होती है। और हम लेकर उसको अरे वाह क्या दवा, अभी रिपोर्ट काट करके फॉर्डर करके देते थे, और जिसका इलाज 1 महीने में वो ठीक होने के काबिल होता था, वो 3 महीने में भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब उसकी स्टडी हम की तो पता चला कि 50% अडल्ट्रेशन आज मार्केट में दवाओं का है। आप ये सब यहाँ जितने बैठे हुए ये सब आपको भी जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आपको और इसकी तफसीलात में अगर जाना है तो आप डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के यहाँ अगर बैठे हुए हैं लोग, वो जानते हैं इस बात को। ड्रग इंस्पेक्टर अगर होंगे तो वो जवाब देंगे आपका। कई बार उनसे मेरी बातचीत हुई तो वो इस बात को मान चुके हैं कि हाँ सर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मार्केट में दवाएं अडल्ट्रेटेड हो आती हैं। जब अडल्ट्रेशन दवाएं जब मार्केट में आ रहे तो आप देखिए क्या यूज करेंगे, पहले उसको दूर कीजिए। और जो दवा आप देना चाहते हैं, कई दवाएं ऊपर लिखे भी हैं कैंसर के ऊपर पैदा करती है, आपको भी नहीं पता। तभी आप और हम ये कोशिश ही नहीं की कि वो दवा क्या है अपनी आंख से देखकर मार्केट से परचेस करने की कोशिश ही नहीं की। जब तक आप शिनाख्त नहीं करेंगे दवा की सही, तो इलाज नॉलेज में पीछे रह जाएंगे आप। तो मेरी आप सबसे ख्वाहिश है, दरख्वास्त है कि सबसे पहले दवा की शिनाख्त को आप पक्का कर लें। जब तक आप शिनाख्त को आप पर पक्के नहीं बनेंगे, तब तक आप मॉडर्न इलाज में आप पीछे रह जाएंगे।
تو اس کی ضرورت ہے. تو یہ آپ پہلے کیجیے. اب رہا سوال کسی کے کلیم کو بھی ہر آدمی اپنی جگہ پر کلیم کر سکتا ہے, یہ اس کا حق ہے, طبیب کا بھی حق ہے, سب کا حق ہے بولنے کا کہ صاحب نے فلانے مریض کو جو ہے یہ دوا دیا اور اس دینے کی وجہ سے یہ کینسر کا مریض ٹھیک ہو گیا. میں ان سب سے یہ کہتا ہوں اب واقعی اگر ایسا ہے 10% بھی اگر آپ کی دوا سے کینسر کا مریض اگر ٹھیک ہوتا ہے اس کو تو بہت بڑا اوارڈ ملنا چاہیے. 10% بتا رہا ہوں, آپ کی دوا سے اگر کینسر کا مریض ٹھیک ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے تو اس کو تو بہت بڑا اوارڈ ملنا چاہیے. وہ مستحق ہے. کلیم تو وہ بھی کر سکتے ہیں, سب کیجیے, مگر کلیم کرنے سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس وہ پرابلم کی کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کلیم کر رہے ہیں. لوگوں کو بولنے کے لیے آپ کے پاس ساری باتیں ہیں, وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. تو برائے مہربانی آپ سب سے میری خواہش ہے, درخواست کو بڑا مت مانیے. کلیم کرنے سے پہلے ساری چیزوں کو سوچیے, دیکھیے, اس کے بعد کسی ماڈرن آدمی کے سامنے جب میں ڈسکس کرتا ہوں, آپ ڈسکس کریں گے تو ان کو بولنے کے لیے آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. تب تک آپ ایسی چیزوں کو زیادہ طریقے سے ڈسکس مت کیا کیجیے. ایک بات. اور رہا سوال ڈائگنوسس, یہاں اطباء کرام کی جو ڈائگنوسس تھی پرانی, ان کے بتائے ہوئے جو طریقے تھے, آج ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک بار بھی ہم عمل نہیں کرتے. اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ظاہر ہے جو باڈی میں سویلنگس ہوتے ہیں, جو پھوڑے ہوتے ہیں, کینسر ہوتے ہیں, اس کو ہم دیکھ کر یہی پتا چلیں گے ہاں بھائی کینسر. ہم کیا کرتے ہیں, جہاں سویلنگ آ رہی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, چلو اس کو ریفر کر دو. اس کو ریفر کر دیے. ریفر کرنے کے بعد وہ جاتا ہے ہاسپٹل, جہاں ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے ڈائگنوسٹک پیرامیٹرس میں جو آج کل کے ہیں کینسر کے لیے, ہزاروں روپے نکل جاتے ہیں, ہزاروں روپے. اس کے بعد ایک وہاں سے 3-4-10 پیج کی رپورٹ آتی ہے, وہ رپورٹ پڑھنے میں ہم کو ایک دن لگ جاتا ہے. وہ رپورٹ پڑھنے کے بعد بھی ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم اس کا صحیح کیا نسخہ تجویز کریں اس کے اوپر. اس پہ بھی ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. تو پہلے اس کو پرفیکٹ کر جائیے, اس کے بعد انشاءاللہ آپ ٹریٹمنٹ کیجیے. اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ کی میری یہاں کوئی اوقات نہیں ہے کہ مرض کو ٹھیک کرے. وہ آشا دینے والا وہ ہے. آپ اپنا حق ادا کر لیجیے. آپ کا حق ہے مریض کا علاج کرنا, آپ کا حق ہے وہ ادا کر لیجیے. شفا دینے والا وہ ہے. اگر اس میں شفا لکھی ہوئی ہے تو ضرور اس کو شفا ملے گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے اس طرح کے سیمینار بہت اچھا طریقے پر جو ہے ہونے چاہیے. اور ہمارے جو آرگنائزرس ہیں, خاص طور سے محسن تنویر صاحب, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے ضیاء الدین صاحب, ڈاکٹر ضیاء الدین کا, عمران الدین کا, اور بیگم کا, اور جتنے کمیٹی کے ممبرس ہیں, ایسے موقع پر اتنے اہم ٹاپک کو انہوں نے آج کے ڈسکشنز کے لیے چنا ہے. اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے, اور ان کی ہمت کی جو ہے میں تعریف کرتا ہوں اور ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج کا دعا کرتا ہوں کہ آج کا سیمینار بہت اچھے طریقے سے مکمل ہو اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں. بہت بہت شکریہ.